Students, good afternoon. Our today's topic is blood coagulation. तुम्हें याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्लड क्लॉटिंग को एक छोटे डायग्राम के फॉर्म में पढ़ा था. मैंने तब बोला था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. सो उसी प्रोसेस को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. माय फर्स्ट पॉइंट इज दिस लेक्चर इज पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स जो नीट और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है. अदरवाइज जो नीट और सीईटी के लिए फोकस नहीं है उनके लिए कल वाला टॉपिक वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि थ्योरी में सिर्फ इतना ही आता है कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और कैसे होती है. ठीक है. दिस लेक्चर इज पर्टिकुलरली फॉर नीट एंड सीईटी स्टूडेंट्स. सो द ब्लड कोगुलेशन रिक्वायर्स नंबर 1 कोगुलेशन फैक्टर्स. कोगुलेशन फैक्टर्स और कुछ नहीं है, प्रोटीन्स हैं. वो फैक्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी सबसे पहले कि क्या क्या चाहिए. पहले हमें चाहिए क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि लिवर में बनते हैं. दूसरी चीज़ हमें चाहिए आयनाइज्ड कैल्शियम. आयनाइज्ड मीन्स दिस प्लस कैल्शियम चाहिए स्टेबलाइजिंग के लिए. नेक्स्ट इज फॉस्फोलिपिड्स. हमें मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन में, किसी भी सेल की मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. ठीक है. तो ये फॉस्फोलिपिड्स, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जिसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, दे प्रोवाइड द सरफेस वेयर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कोगुलेशन टेक प्लेस. मतलब वही फॉस्फोलिपिड्स वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पर ये सारी रिएक्शंस जो हैं कोगुलेशन की वो होती हैं. ठीक है. सो फॉर ब्लड कोगुलेशन दीज three things are very important. First is coagulation proteins, ionized calcium, and the third one is phospholipids. इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं है, फॉस्फोलिपिड्स क्या है और आयनाइज्ड कैल्शियम क्या है. नाउ आवर मेन टॉपिक इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और क्या उनका रोल है. ठीक है. यहाँ पे ध्यान दो, मैंने लिखा है 13. ठीक है. 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट एक्चुअल में ये 12 हैं. 12 इसलिए आपको समझ में आएगा बाद में जब मैं समझाऊंगी. नाउ फर्स्ट थिंग इज कि इसको हम रोमन्स में लिखते हैं. आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के नहीं लिखना है. आपको रोमन्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके इसको रोमन्स में लिखना है. नाउ सेकेंड थिंग इज ये फैक्टर्स बिल्कुल परमानेंट हैं. मतलब अगर फैक्टर 1 की बात हो रही है तो इसी फाइब्रिनोजन का ही नाम आएगा. फैक्टर 8 की बात हो रही है तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की ही बात होगी. ठीक है. नाउ माय फर्स्ट पॉइंट इज फैक्टर नंबर 1, दैट इज फाइब्रिनोजन. आई थिंक अभी तक आप इस नाम से बहुत कॉमनली परिचित हो कि फाइब्रिनोजन क्या है. इट इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन द प्लाज्मा. और इस लाइन में लिखे हैं उसके फंक्शंस, इन सब के फंक्शंस. तो इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट. ठीक है. जब ये फाइब्रिनोजन के बारे में हम कल पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था कि फाइब्रिनोजन क्या बनाने में हेल्प करता है, क्लॉट बनाने में हेल्प करता है. तो ये फाइब्रिनोजन जो है वो फैक्टर नंबर कौन सा है, इट इज़ अ फैक्टर नंबर 1. राइट. तो ये याद रखना है. फैक्टर नंबर 1 इज द फाइब्रिनोजन. फैक्टर नंबर 2 इज द प्रोथ्रोम्बिन. अब तुम्हें याद होगा प्रोथ्रोम्बिन कल की लेक्चर में हमने किया था. प्रोथ्रोम्बिन आगे किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में. देखो प्रोथ्रोम्बिन अगर होगा तो ही क्या बनेगा आगे, थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन होगा तो ही फाइब्रिनोजन क्या बनाएगा, क्लॉट. तो ठीक है. तो फैक्टर नंबर 2 जो है दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन. उसके फंक्शन में क्या लिखा है देखो, इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म इज द मेन एंजाइम फॉर द कोगुलेशन. कौन सी फॉर्म, एक्टिवेटेड फॉर्म. प्रोथ्रोम्बिन कौन सी फॉर्म थी, इनएक्टिव. प्रोथ्रोम्बिन से एक्टिव फॉर्म कौन सी बनी, थ्रोम्बिन. तो फंक्शन क्या है उसका, प्रोथ्रोम्बिन जो है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 2 है. प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन ये है कि उसकी जो एक्टिव फॉर्म है इट इज द मेन एंजाइम फॉर द कोगुलेशन. समझ में. सो थर्ड इज टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन. मैं एक चीज़ यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ
कि टिश्यू फैक्टर और प्लेटलेट फैक्टर में क्या फर्क है। टिश्यू एंड प्लेटलेट, तुम्हें याद होगा मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि इंजरी जो है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, याद है। अगर ब्लीडिंग एक्सटर्नल है, मतलब बाहर की स्किन पे हमें चोट लगी है, बाहर किसी सरफेस पे हमें चोट लगी है, ठीक है, सो देयर द टिश्यू फैक्टर विल बी इम्पोर्टेंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू, ठीक है। तो उस जगह से क्या रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर, दैट विल बी थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा है वो, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर कोई इंटरनल चोट लगी है, मान लो हमारी बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन के अंदर की ब्लड वेसल जो है रप्चर हो गई, ब्लड वेसल रप्चर हो गई, तो ये इंटरनल ब्लड वेसल रप्चर हुई है, बाहर से हम खून बाहर नहीं निकला है बॉडी के, बट अंदर जरूर निकला है, ठीक है। तो देयरफॉर ऐसे वाले टाइम पे जो फैक्टर रिलीज होगा वो कौन सा फैक्टर रिलीज होगा, प्लेटलेट फैक्टर। मतलब एक्सटर्नल ब्लीडिंग के टाइम पे टिश्यू फैक्टर काम आता है, इंटरनल ब्लीडिंग के टाइम पे प्लेटलेट फैक्टर काम आता है। आई समझ, ठीक है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए थर्ड इज द टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू फैक्टर कब रिलीज होगा, जब एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी। इसीलिए इट हेल्प्स इन द इनिशिएटर ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक का मतलब है एक्सटर्नल ब्लीडिंग वाला जो पाथवे है, उसका स्टार्टर कौन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जिसको भूल गया उसको मैं याद करा देती हूँ। जैसे ही ये इंजरी हुई थी तो ब्लीडिंग हुई थी, ब्लीडिंग से क्या रिलीज हुआ था, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ था, याद है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये कौन सा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इट इज अ प्लेटलेट फैक्टर 3। आई समझ। एक्सटर्नल ब्लीडिंग थी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, तो कौन सा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज होगा, ठीक है। सो ये 3 फैक्टर्स तुम्हें अच्छे से पता लग गए। फैक्टर नंबर 1 इज फाइब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 इज टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन, और यू कैन सिंपली से थ्रोम्बोप्लास्टिन। तुम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल सकते हो, बट तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन है। Got it? So we'll continue the other portion in the next video.